You are most welcome, my dear students, 12th class अकाउंटेंसी आर चांडा क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आपकी सिलेबस अकॉर्डिंग स्टार्टिंग वीडियोस साझेदारी या पार्टनरशिप चैप्टर के हैं और आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, फंडामेंटल। पार्टनरशिप का जो भी चैप्टर मैं आपको समझाऊं, आपको पढ़ाऊं, तो पहला ये कंसेप्ट लिए रखना है, यू आर अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। तुम ऐसा मान के चलना है कि तुम साझेदारी संस्था के पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो, उसके मुनीब हो। अब क्वेश्चन जो होता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर कौन होते हैं और फर्म क्या होती है। इसी थ्योरी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। साझेदारी एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है, समझौता है, और ये समझौता पर्सन के मध्य है, व्यक्तियों के बीच में। अब क्वेश्चन ये होता है कि कितने पर्सन हो सकते हैं और पर्सन कौन। तो पहला फंडामेंटली रखना है, पर्सन मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। किसी भी फर्म में जो साझेदारी है, जो कि एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को करने वाले व्यक्ति पर्सन होने चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए। ये व्यक्ति हो सकते हैं नेचुरल और मे बी आर्टिफिशियल। ये व्यक्ति हो सकते हैं प्राकृतिक और हो सकते कृत्रिम। अब आपके सामने पॉइंट अरेज होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक कौन, कृत्रिम कौन। तो प्राकृतिक व्यक्ति या नेचुरल पर्सन कहते हैं उन पर्सन को जिनका जन्म होता है। तो मेल और फीमेल, आदमी और औरत, राम, रहीम, सीता, गीता, आयशा, उर्मिला, कोई भी नाम, ये है प्राकृतिक व्यक्ति। तो आर्टिफिशियल कौन से हैं? आर्टिफिशियल पर्सन का अर्थ होता है ऐसे पर्सन जिसे भारत का कानून पर्सन मानता है, लीगल पर्सन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कंपनी। कंपनी में जैसे रेमंड कंपनी, ये आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे डाइंग कंपनी। तो जो भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है और चाहे पब्लिक कंपनी है, उसे भी पर्सन माना गया है। इसका सिंपल अर्थ ये निकला कि दो कंपनी मिलकर के फर्म खोल सकती है। राम और रहीम मिलकर के फर्म खोल सकते हैं। राम और बॉम्बे डाइंग कंपनी मिलकर फर्म खोल सकती है। रेमंड कंपनी और श्याम मिलकर फर्म खोल सकते हैं। तो टू और मोर देन टू पर्सन एंटर इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस, टू अर्न द बिजनेस, टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे, एग्रीमेंट होगा, बिजनेस करेंगे और बिजनेस का पर्पज होगा प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाभ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सबके बीच में लाभ बंटवारा होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ व्यापार किया जाएगा। व्यापार में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे। व्यापार का मेन पर्पज होगा लाभ कमाना, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाभ बांटा जाए। अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स, वाई, जेड, इन तीनों ने मिलकर के एक व्यापार स्टार्ट किया, किराना की दुकान, प्रोविजन स्टोर, और नाम रखा जोधपुर ट्रेडर। तो जोधपुर ट्रेडर है फर्म का नाम, जोधपुर ट्रेडर कहलाएगा नेम ऑफ फर्म। एक्स, वाई, जेड तीन पर्सन है, तीनों ने एग्रीमेंट किया है
उनको कहा जाएगा पार्टनर, साझेदार। तो ध्यान से सुनो, एक्स वाई और जेड साझेदार हैं। एक्स वाई जेड के आपस के बीच मध्य जो समझौता हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे कहा जाएगा पार्टनरशिप या साझेदारी। और जिस नाम से एक्स वाई जेड अपने व्यापार को चलाएंगे उससे कहा जाएगा नेम ऑफ फर्म, जो इस एग्जाम्पल में राशन ट्रेडर, जोधपुर ट्रेडर है। अब फर्म चलती है तो एग्रीमेंट होता है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये कि एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। ये डिसाइडेड है कि जो एग्रीमेंट किया जाएगा उस एग्रीमेंट से बिजनेस चलेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट जो किया गया है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी। भारतीय कानून दोनों प्रकार के एग्रीमेंट को मानता है। ऑरल, मौखिक शब्दों में, चल हम व्यापार करते हैं, तेरी सैलरी इतनी, तेरा इतनी, तू पूंजी इतनी लगाएगा, ओके। और रिटन, प्रैक्टिकल लाइफ में एग्रीमेंट ऑरल नहीं होता है। ऑरल हो गया, इन फ्यूचर को डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसलिए जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को रिटन में किया जाता है, लिखित में किया जाता है, उसी को कहा जाता है डीड, उसी को कहा जाता है संलेख, उसी को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो सिंपल अर्थ ये हुआ कि एग्रीमेंट यदि रिटन में है तो उसे कहा जाएगा डीड, और ये भी हो सकता है नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है ही नहीं, यहां पे एग्रीमेंट है ऑरल और रिटन, यहां पे एग्रीमेंट ही नहीं है। मैंने देखा है कई जगह, ध्यान से सुनिए आप लोग, मैंने कई जगह पे वीडियो देखा है जिसे टीचर बता रहे हैं कि डीड है या नहीं है। एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट। डीड है या नहीं मैटर अरेंज नहीं होता है। मैटर तो ये अरेंज होता है कि वेदर एग्रीमेंट और नॉट एग्रीमेंट। डीड है या नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डीड है तो है, दैट्स ऑल। एग्रीमेंट मे बी और मे नॉट बी। एग्रीमेंट है या नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो अलग क्वेश्चन हो गया, अलग क्वेश्चन हो गया। और अगर एग्रीमेंट है तो उसके दो टाइप है, इट मे बी रिटन, इट मे बी ऑरल। अगर ऑरल है अपनी जगह पे है, और अगर रिटन है तो उसका नाम है डीड। तो डीड होता है या नहीं होता है तो गलत हो गया ना। डीड है तो है, दैट्स ऑल। होना ना होने का सवाल कहाँ उठता है? ये कह सकते हैं वेदर एग्रीमेंट इज और नॉट। एग्रीमेंट है या नहीं है, दैट्स ऑल। एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, ओके। एग्रीमेंट है, यस। अब यस है तो उसके दो आंसर, ऑरल और रिटन। अब पॉइंट ये होता है कि जो डीड करने वाले पार्टनर हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म कितने हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल या शॉर्ट क्वेश्चन, कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? तो 2। ये सवाल गलत है, ये आंसर गलत है। 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। मैं ये जानता हूं कि मैक्सिमम नंबर किसी पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं। किसी भी फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम में भी 100। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, और आपने लिखा 100, ये गलत है। अब आप पूछिए सही क्या है? उसका रीजन है, पार्टनरशिप एक्ट में, भारतीय साझेदारी अधिनियम में इस बात को मेंशन किया हुआ नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन राइज होता है कि चांडा क्लासेस ने ये बता दिया कि पार्टनरशिप एक्ट में इस बात को मेंशन किया हुआ नहीं है कि हाउ मेनी नंबर्स मैक्सिमम मे बी पार्टनर इन द फर्म। तो फिर ये 100 कहां से आए? इंडियन कंपनी एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए हैं, अधिकृत किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेस्क्राइब
नंबर ऑफ द पार्टनर्स बट मैक्सिमम 100। अर्थात एक्ट जो कंपनी एक्ट है उसने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो ये तय करें कि भारत में किसी पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। पर तो एक्ट में ये भी बता दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी नंबर को मैक्सिमम 100 तक रखेगी। और उसके अकॉर्डिंग 2014 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर इन ए फर्म मे बी 50। तो 3 पॉइंट के लिए रखिए। कंपनी एक्ट 2013 में प्रेस्क्राइब्ड कितने हैं 100 मैक्सिमम। एम्पावर किसको किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है 2014 में उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 50। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर इन इंडिया इन ए फर्म में भी, तो आपका आंसर होगा 50। और अकॉर्डिंग टू एक्ट और मेरी मेंबर्स में भी मैक्सिमम 200। और एक्ट कौन सा पार्टनरशिप नहीं कंपनी। कंपनी एक्ट ये कहता है कि सरकार चाहे गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम नंबर अलाउ कर सकती है 100 और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है अभी 50। 100 लिमिट है, लास्ट लिमिट है गवर्नमेंट की भी। अब पॉइंट आता है इस मैटर में डीड पे। अगर डीड बन गया तो सिंपल पहला कंसेप्ट के लिए रखिए कि तुम जिस फर्म के अकाउंटेंट हो उससे 3 पार्टनर XYZ, तो ऐसा मान के चलना है यू आर अकाउंटेंट दैट फर्म। और मैंने पहले बता दिया था वो किराना का व्यापार है, तुम अकाउंटेंट हो। ऐसा नहीं हो कि बादाम खा लिया, काजू खा लिया, किशमिश खा ली, ऐसा नहीं। तुम केवल अकाउंटेंट हो। पार्टनर कितने हैं 3, एक X है, दूसरा Y है, तीसरा Z है। तुम ये मान के चलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 11th क्लास में आपको एक चीज समझाई गई थी, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 मिनट रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको। पहला पॉइंट अगर आपको 11th क्लास में ढंग से समझाया गया है अकाउंटेंसी, तो पहला कंसेप्ट रहता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसके अकॉर्डिंग व्यापार को व्यापारी से अलग माना जाता है। ये आर चांडा क्लासेज है और विजय लक्ष्मी चांडा द्वारा चलाया जा रहा है। अगर तुम आर चांडा क्लासेज के अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिए जाओ तो तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा कि श्रीमती विजय लक्ष्मी चांडा का आर चांडा क्लासेज से कोई संबंध नहीं है, कि अकाउंटेंसी नाम की साइंस इसी ग्राउंड पे क्रिएट हुई है। तो पार्टनरशिप में 2 पॉइंट एक साथ है, 2 पॉइंट एक साथ है। अकाउंटिंग पर्पज से XYZ उस बिजनेस से जो फर्म चला रहे अलग है। ये XYZ है, ये 3 पार्टनर है। ये जो ट्रेडर फर्म है, तुम इसके अकाउंटेंट हो। अकाउंटिंग पर्पज से, ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग पर्पज से ये सेपरेट हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होता है, तो आप कहोगे अकाउंटिंग पर्पज से यस। लेखांकन की दृष्टिकोण से अकाउंटेंसी नाम की साइंस के अकॉर्डिंग दोनों के बीच सेपरेट एग्जिस्टेंस हैं। आप अकाउंटेंट जो ट्रेडर का, और आप ये मान के चलोगे X, Y और Z का कोई संबंध जो ट्रेडर से नहीं है। X, Y, Z अपने घर पे कार खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, उनके पर्सनल ट्रांजैक्शन जो ट्रेडर अपने उससे रिकॉर्ड नहीं करेगा, आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि यू आर अकाउंटेंट फॉर द जो ट्रेडर, नॉट फॉर X, नॉट फॉर Y, नॉट फॉर Z। ये पॉइंट जो मैंने बताया सेपरेट, वो है अकाउंटिंग पर्पज से। तो तुम कहोगे सर ये तो 11th में समझाया गया था। नहीं, 11th क्लास का जो पॉइंट तो एग्जैक्टली करेक्ट था और अभी भी ये करेक्ट है। मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि इनके बीच सेपरेट है, और सेकंड पॉइंट सेपरेसी नहीं है, दोनों एक है। उसको कहा जाता है लीगल। अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो भारत में एक फर्म को अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं माना जाएगा। अकाउंटिंग पर्पज से सेपरेट माना जाएगा। आप जिस फर्म के अकाउंटेंट हो उसका नाम जो तो ट्रेडर है। आपने गुड्स परचेज किया फलोदी से, तो बिल जो तो ट्रेडर के नाम आएगा, XYZ के नाम नहीं आएगा। तुम जो ट्रेडर के अकाउंटेंट हो, आपने गुड्स सेल आउट किया जयपुर में, तो बिल जो तो ट्रेडर बना के भेजेगा। बिल्कुल सही है। उसका रीजन है, ना बिल X बना सकता, ना Y, ना Z। उसका रीजन है सेपरेट कंसेप्ट लागू होता है अकाउंटिंग पर्पज से। अब आता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर फर्म से अलग नहीं है।
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, यदि जो तो ट्रेडर की किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, ध्यान से सुना बेटा, अगर जो तो ट्रेडर की किसी दायित्व का, किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है और पैसे कम पड़ गए, तो कोर्ट आदेश देगा एक्स या वाई या जेड की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके क्रेडिटर को पेमेंट किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी के पर्पज से फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनर की पर्सनल एसेट को यूज किया जा सकता है। इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एक्जिस्टेंस कंसेप्ट लागू नहीं होता है, परंतु अकाउंटिंग पर्पज से लागू होता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीड क्या है? मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो चुका है यहां देखने के बाद। एग्रीमेंट है, यस और नो, नो है तो मैटर अलग हो गया, हैं तो दो पॉइंट है, या तो मौखिक बोल के या फिर लिखित रिटर्न में। जो एग्रीमेंट रिटर्न उसका नाम क्या है? डीड। तो ये डीड क्या होता है? तो सिंपल पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है कि सर एग्रीमेंट इन द रिटर्न इज द डीड। बिल्कुल सही। तो इस डीड में क्या होता है? सिंपल, इस डीड फर्म का नाम लिखा जाता है, पार्टनर के नाम लिखे जाते हैं, उनके राइट्स बताए जाते हैं, उनका रेशियो बताया जाता है, लॉस कौन बियर करेगा, प्रॉफिट कैसे बियर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सैलरी किसको मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, अर्थात एक फर्म को चलाने में जो जो कार्य करने हैं इन फ्यूचर, उन सबको लिखा जाता है। ये होता है डीड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं वो नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल पोर्सन, लाभ हानि वेतन खाता, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ से में काम आएगा पॉइंट। इसलिए इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिए। कहने को तो थोड़ी है, पर बेसिकली अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे, उसका कंसेप्ट है। आपने ये पढ़ लिया कि रिटर्न एग्रीमेंट डीड है, डीड है तो फर्म कैसे चलेगी मैंने बता दिया आपको अभी। रेशियो तय होगा, प्रॉफिट तय होगा, सैलरी तय होगी, ये भी तय होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन, और डीड नहीं है, नो डीड। इसका अर्थ एग्रीमेंट है पर रिटर्न नहीं, तब डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। अब एग्जाम प्रॉब्लम क्या होती है, ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों प्राइवेसी शब्द है। साझेदारी से लेकर नहीं कह दो या ये कह दो, एक्ट लागू होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। पार्टनरशिप डीड 1932 अप्लाई होता है या ये कहो डीड नहीं है, दोनों पॉइंट सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। उस समय 5 रूल आपको याद रखने हैं, और वो रूल आपके प्रैक्टिकल चैप्टर जो अगला अपना वीडियो आएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उससे काम आएंगे। पहला पॉइंट तो याद रखना है, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं है, इसलिए एक्ट लागू होगा। एक्ट ये कहता है। सेकेंड पॉइंट ये रखना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी भी पार्टनर से आहरण पे ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, चाहे प्रॉफिट है और चाहे लॉस, उसे इक्वल बांटा जाएगा, रेशियो काम नहीं आएगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है फर्म को, लोन दिया गया फर्म को, तो उस लोन पे 6% पर एनम की रेट से ब्याज दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कि नेक्स्ट वीडियो जहाँ से पार्टनरशिप के इस चैप्टर का पहला पोर्शन प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, वहाँ पे 5 पॉइंट प्रैक्टिकली काम आएंगे। पहला, अगर डीड नहीं है तो उसका दूसरा मीनिंग है पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। उसके 5 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं। पहला, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट लॉस इक्वल। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ये पर एनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो जेड ने आपकी फर्म को लोन दिया, आपकी फर्म का नाम क्या याद है? जो तो ट्रेडर, जिसके तुम अकाउंटेंट हो, 3 पार्टनर XY जेड है, उस जेड ने आपको लोन दे दिया, आप अकाउंटेंट हो, लोन दिया 1 जुलाई को, आपने रीपे कर दिया,
1 दिसंबर को। तो ध्यान रखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हुए ना। 1 दिसंबर आपने रीपे कर दिया तो ब्याज 5 महीने का ही दिया जाएगा, क्योंकि वर्ड लिखा है पर एनम, और वो भी 6%। मान लो उसने लोन दिया 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/8 जो बनता है वो आप इंटरेस्ट दोगे। इंट्रोडक्शन था प्राइमरी पार्टनरशिप के बारे में। आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सक्सेस हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और हर वीडियो में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद अरेंज करूँगा बोर्ड पे, विद कंसेप्ट से सॉल्व करूँगा, और हर पॉइंट के कंसेप्ट भी आपको क्लियर कराऊँगा, और एक एक चीज़ 1 to 1 पॉइंट विल बी रिटन ऑन द बोर्ड। आपको वीडियो पसंद आया है, आप ध्यान से बात को सुन रहे हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, यही मैं दुआ करता हूँ।